मेरा तेवर हर वक्त मुझे अजीब नजरों से देखा करता था। मैं उसकी इस नजर से परेशान हो चुकी थी। वह हमेशा मुझे कहता था, आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं और मैं आपके जैसे ही दिखने वाली लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ। एक दिन घर में कोई नहीं था और मैं बाथरूम से नहाकर निकली ही थी। उस वक्त मैं अपने शरीर पर दुपट्टा भी नहीं रखा था। अचानक से देवर मेरे कमरे में आ गया और फिर मेरे मेरे देवर की शादी को बहुत शौक था। मेरी शादी हुई तो कहने लगा, भाभी मेरी भी शादी करवा दो। जब मैंने पूछा कि लड़की कैसी चाहिए तो मुझे सर से पांव तक देखकर कहने लगा, भाभी मुझे बिल्कुल आपकी जैसी सुंदर लड़की चाहिए। और फिर यह कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। मेरा देवर मुझे हमेशा अजीब ही नजरों से देखा करता था और मुझे उसकी यह नजरें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। अपने तेवर की हरकतों से मैं बहुत ही परेशान रहने लगी थी। मेरे मन में अपने तेवर के लिए गलत गलत विचार आने लगे थे और न जाने मैं क्या क्या सोचने लगी थी। मुझे तो यह भी एहसास नहीं रहा कि मेरे कमरे में मेरे पति भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। और अचानक जैसे मेरे ध्यान पे पति की तरफ किया, मैंने अपने विचारों को झटका दिया और फिर यह भी दिमाग में ले आई, कहीं मैं कुछ ज्यादा ही देवर के बारे में तो नहीं सोच रही हूँ। हो सकता है मैं ही अपने देवर के बारे में गलत सोच रही हूँ। लेकिन फिर कुछ दिन बाद देवर तो जैसे मेरे पीछे ही पड़ गया था। वह जब भी मुझे देखता, मेरे पास आता, मुझे बस एक ही बात कहता था, भाभी मेरी भी शादी करवा दो अपनी जैसी किसी लड़की के साथ। और तो मैं उसकी अजीब नजरों से, हरकतों से परेशान सी होने लगी थी और मेरा मन घबराने लगा था। एक दिन मैं और मेरी सास बैठे चाय पी रहे थे और मेरे पति भी वहीं पर हम लोगों के साथ बैठकर अपने मोबाइल में कुछ देख रहे थे। मेरी सास मुझे कहने लगी कि मेरे पति की मंगनी उसकी दूर की मौसी की बेटी के साथ हो गई थी, लेकिन अचानक उस लड़की को मलेरिया हो गया और फिर उसका ऐसा तबीयत बिगड़ा कि उस दुनिया को छोड़कर ही चली गई। उसके बाद मेरी सास कहने लगी, अगर वह जिंदा होती तो आज मेरे बेटे प्रशांत की बेबी वाह होती, तुम नहीं। और फिर उसी वक्त मेरे देवर ने भी एक ही सांस में मुझे कह डाला, और भाभी मेरी बीबी होती। यह कहना था कि मेरी सास ने उसकी कमर पर थपकी लगाई और कहने लगे, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बात करते, भाभी है तुम्हारी। वह कहने लगा, हाँ अब तो भाभी है, जाहिर अगर भाई की शादी मौसी की बेटी से हो जाती तो फिर आप इन्हें तो मेरे लिए ही पसंद करती ना। अब मुझे न जाने क्यों देवर की बात में बहुत बुरी लगने लगी थी। मेरी सास ने तो इस बात को हंसकर टाल दिया था, लेकिन मैं वहां से उठकर किचन में चली गई। मेरे पति भी चुपचाप बैठे मोबाइल देखने में बिजी थे। हम लोगों में क्या बातें चल रही थी उन्हें इन सबसे कोई मतलब नहीं था। मेरे देवर को तो जैसे छूट ही मिल गई थी। और वो मुझे कहने लगा, आप गुलाबी रंग में बहुत ही प्यारी लगती हैं, ऐसा करे गुलाबी रंग पहन लिया करे। मैंने गुस्से में आकर उसे कहा, मेरी मर्जी, मैं जो पहनूं। और यह कहकर मैं अपने कमरे में चली आई। मेरा देवर बहुत ही ठीक किस्म का आदमी था और मेरे पति बहुत ही सीधा साधा मिजाज वाला आदमी था। उसने कभी भी मुझसे ऐसी फरमाइश नहीं की थी कि तुम यह पहना करो, अच्छी लगती हो। मेरे पति की हर बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। प्रशांत हर समय अपने बिजनेस के बारे में सोचा करते थे, किस तरह आमदनी बढ़ाया जाए, दो पैसों को चार पैसा बनाया जाए। एक दिन मैं सुबह सुबह तैयार हो रही थी, प्रशांत भी तैयार हो रहे थे, तो मैंने उनसे पूछ लिया, अच्छा बताओ आज मैं कैसी लग रही हूँ। वो मेरी तरफ देखते रहे और फिर मुझे कहा, देखने में तो ठीक ही लग रही हो, तुम्हें क्या हुआ है, देखो बीमार मत पड़ जाना, नहीं तो डॉक्टर के पास जाने में मेरे 2,000 तुम्हारे ऊपर खर्च हो जाएंगे। उस दिन मैं अपने पति की बात सुनकर एकदम से खामोश हो गई थी। उसके बाद मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकले और इधर मेरा देवर अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा था। हर वक्त मुझे अजीब नजरों से देखा करता था। एक बार तो उसने हद ही कर दी, बिना दस्तक दिए कमरे में आ गया और उस वक्त मैं बाथरूम से निकलकर तैयार हो रही थी। मैंने अपने शरीर पर दुपट्टा भी नहीं रखा था और मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बाल को संवार रही थी। जाहिर है कि नई नई शादी हुई थी, इसलिए मैंने फैंसी जोड़ा पहनकर रखा था, मेकअप किया था, बाल भी खुला था। वो बिना दस्तक के मेरे कमरे में आ गया और मुझे एकटक बिना पलके झुकाए देखने लगा। उसकी यूं ही कमरे में आने पर मैं कुछ घबरा सी गई थी। उस वक्त मैंने दुपट्टा भी नहीं पहना था, मेरा दुपट्टा भी बेड पर पड़ा था। सबसे पहले तो मैंने बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाया और खुद पर डाल लिया। फिर उसे कहने लगी, तुम्हें तमीज नहीं, किसी कमरे में आने से पहले इजाजत लेने पड़ते हैं और फिर कमरे में आते हैं। यह क्या, मुंह उठाए कमरे में चले आए। लेकिन उसे तो मेरी बातों पे शर्मिंदा होने की बजाय हंसी आ रही थी। वह मुस्कुरा रहा था, कहने लगा, अपनों से कमरे में आने की इजाजत नहीं लेते, अब कौन सा गैर है। यह कहकर मेरे पेट पर बैठ गया और उसकी हरकतें पर मैं हैरान सी रह गई थी। मैंने कहा,
तुम्हें मुझसे कोई काम है? वो कहने लगा, हाँ बहुत जरूरी काम है, बैठो बताता हूँ। लेकिन मुझे ये बात ठीक नहीं लग रही थी, अकेले कमरे में देवर के साथ बेड पर बैठना। मैंने कहा, मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारी आलतू फालतू बातें सुनने के लिए, और मुझे पता है तुम्हें कोई भी काम नहीं है। यह खाकर जैसे मैं कमरे से बाहर निकली, मैं अपने पति से बुरी तरह से टकरा गई थी। वह शायद मेरे कमरे में आ रहे थे और मेरे टकराने पर कहने लगे, क्या हो गया, क्यों इस तरह से भागे चली जा रही हो इतनी तेजी से? और ये कहते कहते जैसे वो अंदर आए, देवर को कमरे में बैठा देखकर हम दोनों को देखने लगे। पति की अजीब भरी नजरों से मुझे मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वो कहीं भी कुछ गलत ही ना समझ ले। उन्होंने देवर से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वह कहने लगा, भाभी से बातें। वह भी पिछले 1 घंटे से हम दोनों बातें कर ही रहे थे। आओ ना भाई, आप भी बैठो, बातें करते हैं। बहुत ही फराटे के साथ उसने झूठ बोला था। मैंने कहा, नहीं प्रशांत, ये झूठ बोल रहा है, मैं तो अब उसके साथ कोई बात ही नहीं कर रही थी, वह अभी आया था। मेरी बात सुनकर मेरे पति कहने लगे, जाओ जाकर खाना बनाओ, बातें करने के लिए तुम्हारे पास बड़ी फुर्सत होती है, थोड़ा काम की तरफ ध्यान दो। पहली बार मेरे पति ने मुझे इस लहजे में बात की थी। मुझे अपने देवर पर जी भरकर गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगा, मैंने तो यूं ही मजाक में कहा था कि भाई को तो आदत है। फिर मुझे कहने लगा, मैं आपको यही तो बताने आया था कि मेरे भाई को बहुत ही शक्की वाला आदत है, उसे शक करने की आदत है। बड़ी गलत बंदे से आपकी शादी हुई है। मुझे तो आपके बारे में सोच सोचकर अफसोस होता है। देवर की बातों से मैं कुछ अजीब सी हो गई थी। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है प्रशांत, बहुत ही अच्छे हैं, बेहतर है तुम मुझसे जरा दूर ही रहा करो। उसने मेरी बातों पर अपना कंधा उचकाया और कमरे से बाहर निकल गया। मैंने चैन की सांस लिया कि चलो, उसे बात तो समझ में आ गई। फिर मेरे दिल में यह भी आने लगा कि मेरे पति अगर शक करने वाले इंसान है तो मुझे उन पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मेरा दिल इस बात के लिए मानने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि पहले कभी भी मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा रवैया नहीं अपनाया था। अब मेरी शादी को 2 महीने हो चुके थे, और इन 2 महीनों में मुझे यह समझ में आ गया था कि सच में मेरे पति सक्के मिजाज के आदमी है, क्योंकि वो मुझे पिछले कुछ दिनों से बहुत ही अजीब तरह से देख रहे थे और बराबर मुझसे देवर के बारे में सवाल करते रहते। कभी कभी कहते, तुम गेट के सामने खड़ी तो नहीं होती, दरवाजा तुम तो नहीं खोलती? मैं कहती, नहीं, आपकी माँ ही खोलती है। फिर कहने लगे, ठीक है, देखो तुम बाहर के दरवाजे के पास नहीं जाना, बड़े आवारा लड़के हमारे मोहल्ले में घूमते रहते हैं। मैं हमेशा यही कोशिश करती थी, मेरे पति मुझ पर शक ना करे, मुझ पर गुस्सा ना हो, इसलिए मैं अपना हर काम बहुत ही अच्छे ढंग से कर रही थी। मैं अपने ससुराल में बहुत ही कम बोला करती थी और यह बात सबको मालूम थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ जिससे कि सब कुछ खत्म हो गया और मैं बर्बाद हो गई। मेरी सास कुछ दिनों के लिए लाहौर जा रही थी, अपनी बहन के पास, क्योंकि उनकी बहन बीमार थी। मेरा देवर मेरी सास को लाहौर छोड़ने चला गया था। मुझे तो लग रहा था कि वह भी सास के साथ वहीं पर रह जाएगा, लेकिन वह तो अगली रोज ही वापस आ गया। मेरे पति देवर से कहा, तुम भी मम्मी के साथ लाहौर में रह लेते? कहने लगा, नहीं, मेरे सेमेस्टर होने वाले हैं। अब तो मुझे और भी परेशानी होने लगी थी, क्योंकि मेरे देवर दोपहर को यूनिवर्सिटी से वापस आ जाता था, मेरा पति रात को आता था। दोपहर से रात तक मेरा देवर घर पर ही रहता था, कहीं नहीं आता जाता था, और मेरे लिए वक्त बड़ी ही परेशानी से गुजर रहा था। मैं अपने कमरे में दरवाजा लॉक करके बैठी रहती थी और यह इंतजार करती थी कब वो बाहर जाए तो मैं कुछ किचन का काम निपटा लूं। जब यूनिवर्सिटी में होता तो मैं फटाफट से खाना बनाकर आती, खुद के सारा काम अपने करके कमरे में आकर बैठ जाती थी। लेकिन रात को रोटी तो मुझे अपने पति के आने से पहले बनानी होती थी, और मैं चाहती थी कि देवर उस वक्त कहीं चला जाए, लेकिन उसे नहीं कह सकती थी। जैसे वह घर से बाहर जाता, दरवाजा बंद होने की आवाज आती तो मैं अपने कमरे से बाहर निकलती, फटाफट रोटियां बनाती और उसके आने से पहले कमरे में बंद हो जाती। जब मेरा पति आता तभी मैं कमरे से बाहर निकलती थी। खाने के दौरान मेरे देवर मुझे देखता रहता, जैसे कुछ कहना चाहता हो। मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द ये दिन गुजरे और मेरी सास वापस आ जाए, क्योंकि कमरे में हर वक्त बंद रहने से मुझे घुटन सी होती थी। दूसरा, मेरा देवर वैसे भी कुछ बेशरम किस्म का था, जो एकदम से मेरे कमरे में आ जाता था। वह मेरे दरवाजा भी खटखटाता था कि बाहर निकलो, आप हर वक्त कमरे में क्यों रहती हो? मैं समझ नहीं पा रही थी या कैसे वक्त गुजरेगा। अभी मैं इस वक्त के बारे में सोच ही रही थी, तभी मेरी सास का फोन आ गया कि बहन की हालत बहुत ही खराब है, इसलिए हो सकता है वह कुछ महीनों लाहौर में ही रहे। इसे सुनकर तो मेरी और परेशानियां बढ़ गई। पति आता तो बार बार मुझसे सवाल जवाब करता, आयुष यूनिवर्सिटी से वापस आता है तो क्या करता है? क्या घर पर ही बैठा रहता है? कहीं जाता है कि नहीं? मैं कहती, मुझे नहीं मालूम,
तो प्रशांत मुझे कहने लगते, तुम्हें सब मालूम रहता है, आखिर 24 घंटे कमरे में अकेले तो बैठी नहीं रहती होगी। मैंने अपने पति से कहा, आप मुझसे इस तरह से क्यों बातें कर रहे हैं, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि मैं अपने पति के शक वाली आदतों से परेशान हो चुकी थी। मेरी बात सुनकर प्रशांत मुझे कहने लगा, देखो मुझे शक करने की आदत नहीं है, लेकिन अगर मुझे तुम्हारे आयुष के बारे में ऐसी वैसी बातें पता चली, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। अपने पति की धमकी सुनकर मेरी बात से मेरी जान निकल गई और मैं परेशान सी हो गई। एक दिन देवर जब घर आया तो बहुत ही डरा हुआ था और परेशान सा लग रहा था, बार बार अपने पसीने पोंछ रहा था। मैंने उसकी हालत देखी तो उससे पूछा, क्या हुआ? तो मुझे कहने लगा, भाभी भगवान के लिए मुझे अपने कमरे में छुपा लीजिए। मैंने कहा, आखिर बात क्या है, कुछ तो बताओ। तो वो मुझे कहने लगा, अभी बताने का वक्त नहीं है, आप प्लीज मुझे अपने कमरे में छुपा लीजिए। मैंने कहा, ठीक है, मेरे कमरे में छुप जाओ। और यह कहकर मैं किचन में आ गई और यह सोचने लगी, आखिर उसे हुआ क्या है, यह क्या करके आया है जो इस तरह से परेशान है और उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। मेरे देवर को कमरे में छुपे हुए 2 घंटे बीत चुके थे। मैं अपने काम में इतनी बिजी हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला वो कमरे से बाहर आया कि नहीं आया। और फिर अचानक दरवाजे पे दस्तक होने लगी। उस समय शाम के 5 बज रहे थे। मैंने सोचा कि कौन हो सकता है बाहर, क्योंकि मेरे पति तो रात के 10 बजे ही घर पर आते थे। मैंने पूछा, कौन है? तो मेरे पति ने कहा, दरवाजा खोलो। तो वो मुझ पर बिना वजह गुस्सा करने लगे और पूरे घर की तलाशी लेने लगे। मैंने उन्हें कहा, आप किसे ढूंढ रहे हैं? तो कहने लगे, अभी बताता हूँ। और फिर मेरे कमरे से थोड़ी देर बाद मेरे पति मेरे देवर को लिए बाहर निकले और मेरी तरफ बहुत ही गुस्से भरी नजरों से देखने लगे। उन्हें क्यों इस तरह देखकर मेरे दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पति को कैसे समझाऊं। मैंने उन्हें कहा, आज जब दोपहर में आयुष बाहर से आया था, बहुत ही घबराया हुआ था और बहुत ही परेशान लग रहा था, इसलिए मुझे कहा कि मैं इसे अपने कमरे में छुपा लूं। अभी मैं ये सब अपने पति को बता ही रही थी कि इस वक्त प्रशांत ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पे मार दिया और मुझे कहने लगे, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो? तुम हर वक्त इसे अपने कमरे में बिठा कर रखती हो और न जाने क्या क्या करते रहती हो। अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रहने दूंगा। चलो निकलो मेरे घर से, अभी के अभी बाहर निकलो। अचानक प्रशांत के मुंह से यह सुनकर मैं तो बहुत ही परेशान हो गई। मैंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा तुम सोच रहे हो। मैंने अपने देवर से कहा, तुम अपने भैया को साफ साफ बता दो कि तुम क्यों मेरे कमरे में छुपे थे और इतना तुम आज परेशान क्यों लग रहे थे। तो मेरे देवर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मैं क्या बताऊं भाभी, जो कुछ भी है सब भाई तो देख ही चुके हैं, अब छुपाने का क्या फायदा। अपने देवर की बात सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इससे बार भी मुझे दगा दे दिया था और बहुत ही सफाई के साथ झूठ बोल दिया था। फिर पति ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं रोते हुए अपने मायके वाले घर पहुंच गई थी। दूसरे दिन फोन करके प्रशांत ने मुझे जल्दी तलाक के कागज भेजने के बारे में बताया। मैंने उनसे बहुत ही मिन्नतें की, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। मैं खामोशियों के साथ मायके में अपने दिन गुजारने लगी। भाई और भाभी मुझे ताने देने लगे और फिर इसी तरह 1 महीना और गुजर गया था। प्रशांत ने ना तो मुझे तलाक दिया था और ना ही मुझसे कोई रिश्ता रखा था। लेकिन फिर अचानक से 3 महीने के बाद प्रशांत मुझे लेने के लिए आए। मेरी सास भी साथ में थी और बड़ी शर्मिंदा सी थी। मेरी सास रोने लगी और कहने लगी, मैं कुछ दिन पहले ही आई हूँ, मुझे सब मालूम है। मैंने आयुष को बहुत ही डांटा और पूछा, तुमने भाभी के साथ ऐसा क्यों किया? तो वह मुझसे कहने लगा, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, क्योंकि भैया को शक करने की बीमारी है और भैया बेमतलब के हर समय भाभी पर शक करते रहते थे। मैं चाहता था कि जिस तरह से भाभी भैया से प्रेम करती है, भैया भी भाभी के प्रेम के एहसास हो, इसलिए मैंने यह सब किया। तुम्हारे घर से आने के कुछ दिन बाद ही प्रशांत को इस बात का एहसास हो गया कि वह तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता है। फिर प्रशांत ने मुझे सारी बातें बताई। अब प्रशांत को एहसास हो गया है कि उसने तुम्हारे साथ बहुत ही नाइंसाफी किया है। वो अपने किए पर शर्मिंदा है, तुम उसे माफ कर दो और चलो अब घर चलो। मेरे छोटे बेटे आयुष को तो मजाक करने की आदत है, उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है। और मैं आयुष की तरफ देखने लगी तो वह मुझे कहने लगा, भाभी मुझे माफ कर दो, मैं हर वक्त देखा करता था भैया आप पर शक किया करते थे। शक के कारण वो आपको कहीं जाने भी नहीं देते थे, ना ही किसी से बातें करने देते थे। मुझे पता था कि आने वाले वक्त में भैया आपकी जिंदगी को और भी बदतर बना देंगे, इसलिए मैंने जानबूझकर आपके सामने इस तरह का बर्ताव किया। मैं भैया को एहसास दिलाना चाहता था कि यह रिश्ता कच्ची डोरी से नहीं बंधा हुआ है। मैं भैया को एहसास दिलाना चाहता था आप दोनों का रिश्ता कितना अनमोल है
और आज उसने प्रशांत को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने मुझसे कई बार माफी मांगी और अपने खुशी खुशी अपने ससुराल एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए आ चुकी थी। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।